Hey everybody, welcome to my channel Geology World, and this is the chapter 2 Origin of the Earth that we had begun. अभी तक हमने 3 हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है और आज हम चौथा जो कि है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड कोलिजन हाइपोथेसिस ऑफ जेफरी, ये स्टार्ट करने वाले हैं. सर जेम्स जीन्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और दूसरे साइंटिस्ट थे हैरल्ड जेफरी, वो भी ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने 1919 में टाइडल हाइपोथेसिस दिया. ये जो हाइपोथेसिस है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है. ये 6 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं. पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो सन और इंट्रूडिंग स्टार के इंटरेक्शन से फॉर्म हुआ है. जो सन था वॉज अ बिग इनकैंडेसेंट गैसियस मास ऑफ मैटर. इनकैंडेसेंट मतलब जो कि बहुत बड़ा और ब्राइट हो, चमकदार हो, एक ऐसा गैस का मैटर था अपने पहले फर्स्ट स्टेज में. तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो इंट्रूडिंग स्टार था, जो दूसरा स्टार था जिसका नाम था इंट्रूडिंग स्टार, वो सन से बहुत बड़ा था. जो कि प्रिमिटिव सन था उससे साइज़ में बहुत बड़ा था. जो सन था वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता था पर रोटेट करता है, मतलब रिवॉल्व नहीं करता था पर सिर्फ अपने जगह पे रहकर रोटेट करता रहता था. जो इंट्रूडिंग स्टार था वो अपने पाथ पे वही चले जा रहा था, तो वो जो है चलते चलते सन के करीब आ गया बहुत. तो लास्ट कॉन्सेप्ट है कि जब इंट्रूडिंग स्टार प्रिमिटिव सन के बहुत पास आ गया तो एक टाइडल फोर्स आ गया बीच में उनके. तो यही है टाइडल हाइपोथेसिस. ये बहुत हद तक सिमिलर है मोल्टन और चैम्बरलेन के प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस है, पर इसमें ये टाइडल कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है. अब आगे क्या होता है, जो इंट्रूडिंग स्टार था उसका ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा था, उस ग्रेविटेशन फोर्स से सन का कुछ पार्ट जो है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. और यही जो मैटर था ये फ्यूचर के प्लैनेट्स बनने का मैटर बना. अभी तक तो प्लांटेसिमल थ्योरी जैसा ही सेम है, पर यहाँ पे एक अलग चीज़ होती है. जब इंट्रूडिंग स्टार बहुत पास आ गया सन के, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशन को इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक जायंट सिगार शेप टाइड अकर्ड विच वॉज 1000 of kilometers लॉन्ग. अब यहाँ पे एक टाइड फॉर्म हुआ. टाइड एक बहुत बड़ी लहर को बोलते हैं. बहुत बड़ी लहर जब होती है तो उसी को टाइड बोला जाता है समुद्र में. और ये जो सिगार शेप का मैटर है इसी को हम फिलामेंट बोलते हैं. जेम्स जीन्स इसको फिलामेंट नाम देते हैं. ये थिक था, बीच से थिक था और थिन था अपने दोनों एंड्स की तरफ. अब आगे क्या होता है, धीरे धीरे इंट्रूडिंग स्टार जो है प्रिमिटिव सन के दूर जाने लगता है और जो फिलामेंट बना होता है वो फिलामेंट पहले तो इंट्रूडिंग स्टार के साथ ही उसके ग्रेविटेशनल पुल से खींचा चला जाता है, पर फिर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है और प्रिमिटिव सन के ही चारों ओर रिवॉल्व करने लगता है. धीरे धीरे वो फिलामेंट क्या होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, जो कि बाद में 9 प्लैनेट्स बनते हैं. जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं जिसकी जुपिटर, सैटर्न, वो उसके थिक और मिडिल पार्ट से बने फिलामेंट के, और जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं वो उसके एंड्स जो कि थिन पार्ट था, पतला पार्ट था, उससे बने. और जो प्रिमिटिव सन है वो आज का सन बन गया. जो आज सन है वही प्रिमिटिव सन बना. अब सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है उसने उन प्लैनेट से ही सैटेलाइट को फॉर्म किया. जब टाइडल इफेक्ट आया और ग्रेविटेशनल पुल से कुछ मैटर इजेक्ट हुआ, मतलब कुछ मैटर उन प्लैनेट्स में से भी निकल के आया उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो वही सैटेलाइट में बन गए बाद में. तो जो बड़े बड़े प्लैनेट हैं उसके ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं क्योंकि उनको कूल डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है. और जो छोटे प्लैनेट्स हैं उनको जल्दी से कूल डाउन होने की वजह से उनके कम सैटेलाइट्स हैं. तो जो ज़्यादा बड़े प्लैनेट्स हैं उनके हम देखते हैं कि ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और छोटे प्लैनेट्स के कम सैटेलाइट हैं. तो ये जो टाइडल हाइपोथेसिस है इसने हमें क्या क्या बताया, शेप और साइज़ भी बताया प्लैनेट्स का. सिर्फ ये नहीं बताया कि कैसे फॉर्म हुआ पूरा सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स कैसे बने, अर्थ कैसे बना, पर शेप और साइज़ भी एक्सप्लेन किया प्लैनेट्स का. पर इसमें भी कुछ क्रिटिसिजम्स है. अब जो जेम्स जीन्स का टाइडल हाइपोथेसिस है उसको रेक्टिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस किया हैरल्ड जेफरी ने.
तो जेफरी का जो कोलिजन हाइपोथेसिस है वो अब आता है। जेफरी के हाइपोथेसिस में 3 स्टार्स थे, 2 स्टार्स की जगह 3 स्टार्स का जिक्र किया। जो 3 स्टार्स थे वो क्या क्या थे? प्रिमिटिव सन था एक तो, और दूसरा इंट्रूडिंग स्टार ही था, पर एक और जो था वो था कंपेनियन स्टार। इसमें क्या होता है कि इंट्रूडिंग स्टार जो है कंपेनियन स्टार को अप्रोच करता है, और कंपेनियन स्टार क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है, स्मैश और शैटर्ड इनटू लिटिल पीसेस, और वो प्रिमिटिव सन के ही चारों ओर घूमने लगता है, मंडराने लगता है, और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बाद में 9 प्लैनेट्स बन जाते हैं, और जो सन रहता है प्रिमिटिव सन वो आज का सन होता है। तो ये चेंजेस हैरल्ड जेफरी के कोलिजन हाइपोथेसिस में थे। नाउ क्रिटिसिज्म क्या क्या है? पहला क्रिटिसिज्म ये है, साइंटिस्ट B11 ने कहा कि जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है स्पेस और टाइम के मामले में, तो स्टार्स जो है वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर सकते, इतने करीब एक दूसरे के आना पॉसिबल नहीं है। जेम्स जीन्स या जो हैरल्ड जेफरी के हाइपोथेसिस थे उसमें इंट्रूडिंग स्टार कहाँ चला गया ये बताया नहीं गया, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म। और तीसरा कि जो स्टार्स, प्लैनेट्स और सन थे उसके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो ये भी बताया नहीं गया। नाउ द लास्ट थ्योरी इज़ द बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स फॉर्मेशन का ये सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है जो कि है बिग बैंग थ्योरी। सर फ्रेड हॉयल ने बिग बैंग थ्योरी दिया था 1950 में। माना जाता है कि अर्थ 15 बिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था। तो सिंगुलैरिटी नाम दिया गया है उस एटॉमिक न्यूक्लियस को जिसके फटने से, जिसके एक्सप्लोड होने से पूरा यूनिवर्स बना। ये जो एक्सप्लोजन था ये 1 सेकेंड से भी कम के टाइम में हुआ। ट्रिलियन, दैट इज़ 3 टाइम्स मिलियन डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर जनरेट हुआ था इस एक्सप्लोजन से जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर ही नहीं सकता है। वो एटॉमिक न्यूक्लियस इतना डेंस था कि वो एक्सप्लोड होने के बाद बहुत दूर तक फैला, बहुत एक्सटेंड तक फैला, और इवन कहा जाता है कि आज भी फैल रहा है, मतलब यूनिवर्स जो है एक्सपैंड हो रहा है आज भी। और इसी फोर्स से फोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, हाइड्रोजन, हीलियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे के सारे इसी एक्सप्लोजन के थ्रू बने, फॉर्म हुए। और ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस हुए इसे फ्यू मिलियन ईयर्स, मतलब मिलियन ईयर्स लग गए सिर्फ कंडेंस होने में, और उसी के बाद यूनिवर्स बना, स्टार्स बने, गैलेक्सीज़ बने, सन बना, और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम और सारे प्लैनेट्स बने। तो बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं साइंटिस्ट्स? दैट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट एक्सप्लोजन, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, फ्रॉम अ टाइनी एटम नोन एज सिंगुलैरिटी around 15 billion years ago. It was infinitely hot and dense. It expanded enormously and spread far and wide. जैसे बलून होता है, जब उसमें हवा नहीं होती है वो कैसे होता है? छोटा सा रहता है बिल्कुल, पर उसमें जब हवा डल जाती है तो वो फूल के बड़ा हो जाता है। पर वैसे ही अगर वो बलून फूट जाए तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाता है और हर जगह फट के चला जाता है। तो इसी तरीके से जब सिंगुलैरिटी नाम का एटम न्यूक्लियस जब एक्सप्लोड हुआ तो उसी से गैलेक्सी, स्टार, सोलर सिस्टम सारे बन गए। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंसेस है। पहला एविडेंस है, साइंटिस्ट को पता है कि यूनिवर्स जो है वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, तो अगर ये अभी भी एक्सपैंड हो रहा है तो इसका कोई ना कोई ओरिजिन तो होगा जहाँ से शुरू हुआ होगा एक्सपैंड होना। दूसरा एविडेंस है हबल्स लॉ, जो एडविन हबल का लॉ है 1929 में आया था। वो भी कहता है कि यूनिवर्स जो था वो एक टाइम पे कंपैक्टेड सा मैटर था, मतलब एक कंपैक्ट मतलब सीमित था वो एक जगह पे, छोटी सी जगह में, और फिर वहाँ से उसका एक्सप्लोजन हुआ है जो भी। तो हबल्स लॉ के हिसाब से भी बिग बैंग थ्योरी प्रूव्ड है। तीसरा एविडेंस है जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो हल्के एलिमेंट्स हैं, लाइट एलिमेंट्स हैं, ये यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अबंडेंस में, तो ये भी सपोर्ट करता है थ्योरी को। सो थैंक यू एवरीबॉडी। चैप्टर 2 ओरिजिन ऑफ द अर्थ कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।